व्हाट्स अप गाइस। आज कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फटाफट एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। तुमने कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में पढ़ा है। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई बेसिकली ये चैप्टर इसलिए डाला है सो दैट यू नो कि सप्लाई एक्चुअली किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर में अपन यही देखेंगे कि सप्लाई क्या होता है। टैक्सेबल सप्लाई है कि नहीं है उसका आइडिया नहीं है, वो अपन आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में यही बोला है कि भैया ये सप्लाई है कि नहीं, पहले तुम वो बताओ, ठीक है। तो सप्लाई के लिए सबसे पहले फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भैया दैट शुड बी सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, जो भी हो, बरोबर। इट शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एज वेल एज जो तुम वो बिजनेस कर रहे हो उसके लिए तुमको पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो देख, सप्लाई का डेफिनेशन आता है सेक्शन 7(1) में। 7(1) बोलता है कि सप्लाई में क्या क्या आएगा। सप्लाई इंक्लूड्स, ठीक है। तो सप्लाई इंक्लूड्स बेसिक, बेसिक म्हणजे सेल, एक्सचेंज, ट्रेड, रिलिंक्विशमेंट एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक, सेल, एक्सचेंज, बार्टर हो गया, ये सारी चीजें जो तुम बिजनेस रिलेटेड कर रहे हो एज वेल एज तुमको उसके लिए पैसा मिल रहा है, दोनों होना चाहिए, बिजनेस एज वेल एज कंसिडरेशन, ठीक है। सेकंड आता है सप्लाई में इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस ओनली। सर्विसेज क्यों? क्योंकि गुड्स अपना कस्टम में कवर हो जाता है, जो तुम गुड्स इंपोर्ट करते हो वो अपना कस्टम में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, अगर तुम सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। सप्लाई की डेफिनेशन में अगर तुम सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो तो कौन इंपोर्ट कर रहा है फर्क नहीं पड़ता, किससे इंपोर्ट कर रहा है फर्क नहीं पड़ता, कंसिडरेशन होना जरूरी है। बिजनेस नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है। मेरे घर के लिए अगर मैं आउट ऑफ इंडिया से कोई इंटीरियर डिजाइनर को हायर करता हूं और उसको बोलता हूं कि तू भाई इंडिया आ और मेरा घर डिजाइन कर, ठीक है। तो उस केस में मुझे बता, वो इंटीरियर डिजाइनर मेरा रिलेटेड पार्टी है? नहीं। मेरे सगे वाला है? नहीं। पॉकेट में काम करेगा? नहीं। पैसा लेगा? हाँ, बरोबर। तो कंसीडरेशन है। मेरा घर डिजाइन करना मेरा बिजनेस है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी इसको सप्लाई बोलेंगे, समझा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई मतलब क्या? पहले केस में अपन ने देखा था बिजनेस और कंसीडरेशन दोनों होना चाहिए। दूसरे केस में अपन ने ये देखा कि अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो बिजनेस नहीं भी हुआ तो चलेगा, कंसीडरेशन होना चाहिए। डीम्ड सप्लाई क्या बोलता है कि भैया कुछ कुछ सप्लाई ऐसी होगी ना जो अगर कंसीडरेशन, पैसा नहीं भी मिल रहा ना, फिर भी उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है। तो देख, डीम्ड सप्लाई के अंदर विदाउट कंसीडरेशन ये फोरमोस्ट कंडीशन हो जाती है। शेड्यूल 1 हो जाएगा, इसकी 4 एक्टिविटीज है। शेड्यूल 1 तुमको याद रखना है, सप्लाई का डेफिनेशन का सेक्शन 7(1) तुमको याद रखना है। 7(1)A, 7(1)B, 7(1)C याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट सेक्शन 7(1) तो तुमको डेफिनेटली याद रखना है। शेड्यूल 1 डेफिनेटली याद रखना है, ठीक है। शेड्यूल 1 के अंदर 4 एक्टिविटी है। सबसे पहला बिजनेस एसेट। अगर मेरे बिजनेस में कोई एसेट है जो मैं परमानेंटली सेल, ट्रांसफर या डिस्पोज करता हूं, बरोबर, तो अगर मैं उसके लिए कोई पैसे नहीं भी ले रहा तो भी वो मेरा सप्लाई माना जाएगा, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है, ये जो बिजनेस एसेट जिसको मैं परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा हूं, इसको खरीदने के टाइम मैंने जो टैक्स पे किया था, जो जीएसटी पे किया था, उसका क्रेडिट लेना चाहिए, आईटीसी एट द टाइम ऑफ इट्स परचेस, समझा, बराबर। वापस देख, बिजनेस एसेट, अगर मैं मेरे बिजनेस एसेट को परमानेंटली ट्रांसफर, सेल करता हूं या डिस्पोज करता हूं, ठीक है, तो इवन इफ आई एम नॉट चार्जिंग एनी कंसिडरेशन फॉर इट, दैट विल स्टिल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है, वो बिजनेस एसेट जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, जब मैंने उसको खरीदा था तो खरीदने के टाइम पे उस पे जीएसटी पे करना चाहिए, समझा, ठीक है। चल, नेक्स्ट आता है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी, डिस्टिंक्ट पर्सन। हमेशा याद रखना, एनी सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इट विल ऑलवेज बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अनलेस एंड अदरवाइज इट इज प्रोवाइडेड, ठीक है। अगर मैं कोई सप्लाई कर रहा हूं बिटवीन रिलेटेड पार्टी या बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है, दैट विल बी इन रिलेशन टू बिजनेस, even if it is without consideration it will still be treated as supply, समझा। और लास्ट इधर अपन देखते हैं, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने किसी एम्प्लॉय को, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने किसी एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा का कोई गिफ्ट देता है तो वो गिफ्ट भी सप्लाई माना जाएगा, समझा, बराबर।
50,000 से ज्यादा बोला है, 50,000 या उससे कम नहीं। इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 50,000 इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। क्लियर है? नेक्स्ट, सप्लाई बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। ठीक है, एनी सप्लाई बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन दैट विल स्टिल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। और एजेंट और प्रिंसिपल होने के बाद लास्ट आता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। ठीक है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस दोनों में है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस सप्लाई के डेफिनेशन में भी है एंड इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस शेड्यूल 1 में भी है। अब अगर सप्लाई के डेफिनेशन में है तो वहां पे कंसीडरेशन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर विदाउट कंसीडरेशन हुआ तो वो शेड्यूल 1 में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक लॉजिकली बात बता, बिना पैसे दिए मैं किससे सप्लाई ले सकता हूं? बट ऑब्वियस है कोई मेरा रिश्तेदार ही होगा जो मेरे से पैसे नहीं लेगा, बराबर ना? तो इस केस में सप्लाई इंपोर्टेड बाय रिलेटेड पार्टी इन इंडिया, इंपोर्टेड फ्रॉम रिलेटेड पार्टी आउटसाइड इंडिया, बराबर। इट शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तुमको पहले ही बोला था जब भी रिलेटेड पार्टी की बात आएगी इट विल ऑलवेज बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बरोबर। तो अगर मैं विदाउट एनी कंसीडरेशन सप्लाई करता हूं तो विदाउट एनी कंसीडरेशन अगर मैं कोई सप्लाई ले रहा हूं तो उसको सप्लाई माना जाएगा। माना जाएगा मतलब इट इज डीम्ड टू बी सप्लाई। समझा? ठीक है, चल एक बार फटाफट क्विक रिकैप देख लेते हैं। सेक्शन 7.1 इंक्लूड्स, 7 इंक्लूड्स में सबसे पहले क्या आएगा? ठीक है, सप्लाई इंक्लूड्स बेसिक सेल एक्सचेंज ट्रांसफर फॉर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एज वेल एज उसके लिए कंसीडरेशन है। ठीक है, सेकंड इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अगर सप्लाई की डेफिनेशन में सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो तो वहां पे कंसीडरेशन होना जरूरी है। बिजनेस नहीं भी हुआ तो चलेगा, बराबर। कंसीडरेशन है तो इंपोर्टेड बाय एनी पर्सन, इंपोर्टेड फ्रॉम एनी पर्सन। ठीक है, कौन इंपोर्ट कर रहा है फर्क नहीं पड़ता, किससे इंपोर्ट कर रहा है फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंसीडरेशन होना जरूरी है। ठीक है, एंड लास्ट डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई मतलब शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटी है। पहला बिजनेस एसेट, अगर मैं मेरा बिजनेस एसेट परमानेंटली सेल ट्रांसफर या डिस्पोज करता हूं, ठीक है, तो विदाउट एनी कंसीडरेशन तो उसको सप्लाई माना जाएगा, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि वो बिजनेस एसेट जो मैं डिस्पोज कर रहा हूं उसको खरीदने के टाइम पे मैंने उस पे जीएसटी पे करना चाहिए और उस जीएसटी का आईटीसी लेना चाहिए। ठीक है, सेकंड, एनी सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्ट्रिक्ट पर्सन विदाउट कंसीडरेशन विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई। ठीक है, थर्ड, supply between agent and principal. Any supply between agent and principal will be treated as deemed supply even if it is made without consideration. ठीक है, एजेंट अगर प्रिंसिपल को कोई गुड्स दे रहा है या सर्विस दे रहा है तो उसको सप्लाई मानेंगे। प्रिंसिपल अगर एजेंट को कोई गुड्स या सर्विस दे रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन तो उसको भी सप्लाई मानेंगे। लास्ट, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अगर शेड्यूल 1 में है तो शेड्यूल 1 प्राइमरीली क्या बोलता है? दैट इट इज विदाउट कंसीडरेशन। बिना कंसीडरेशन के मैं किससे कोई चीज ले सकता हूं? अपने रिलेटेड पार्टी से। तो इंपोर्टेड बाय, कौन इंपोर्ट कर रहा है? रिलेटेड पार्टी इन इंडिया। किससे इंपोर्ट कर रहे हैं? रिलेटेड पार्टी आउटसाइड इंडिया। अगर रिलेटेड पार्टी है तो इट विल बाय डिफॉल्ट बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, एंड लास्ट, अगर अपन रिलेटेड पार्टी का सीन देख रहे हैं तो उसमें इफ एनी एम्प्लॉयर गिव्स एनी गिफ्ट valuing more than rupees 50,000 to its employee then such gift will be treated as supply, बराबर। लेस देन या इक्वल टू 50,000 हुआ तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगर सप्लाई नहीं तो जीएसटी भी नहीं। अगर सप्लाई है तो अपन आगे देखेंगे कि वो टैक्सेबल है कि नहीं है। टैक्सेबल हुआ तो जीएसटी लगेगा, टैक्सेबल नहीं हुआ तो जीएसटी नहीं लगेगा। ये था सप्लाई इंक्लूड्स, बरोबर। नेक्स्ट सेक्शन 7.2 बोलता है सप्लाई एक्सक्लूड। सप्लाई एक्सक्लूड मतलब वो सप्लाई नहीं है। अगर वो सप्लाई नहीं है तो उस पे जीएसटी भी नहीं लगेगा। एक्सक्लूजन में 2 ही आता है, शेड्यूल 3 एंड एनी एक्टिविटी टेकन बाय गवर्नमेंट इन विच सच गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ पब्लिक अथॉरिटी, बरोबर। शेड्यूल 1 अपन ने यहां देखा, शेड्यूल 3 अपन आगे देखेंगे। तो भैया शेड्यूल 2 कहां गया? शेड्यूल 2 अपन देखेंगे ब्रेक के बाद। इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, पॉज कर लो वीडियो और इसको कॉपी कर लो। चलो एक बार अपन ने ये देख लिया ना कि सप्लाई सेक्शन 7.1 के डेफिनेशन के हिसाब से वो सप्लाई है, तो आगे अपन ये देखेंगे कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, तो वो अपन कैसे पता करेंगे कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस? तो उसके लिए शेड्यूल 2 इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, शेड्यूल 2 के अंदर 7 एक्टिविटीज है। इन 7 एक्टिविटीज के बेसिस पे अपन ये डिसाइड करेंगे कि जो सप्लाई हुआ है एज पर सेक्शन 7.1 वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है।
ठीक है। तो देख सबसे पहले ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर के अंदर दो चीज है, सबसे पहले राइट्स या फिर टाइटल। अगर मैं किसी चीज में खाली राइट्स ट्रांसफर कर रहा हूं, राइट्स ट्रांसफर करना मतलब मैंने तेरे को वो गुड्स सप्लाई नहीं किया या वो सर्विस नहीं दी, मैंने तुझे खाली वो गुड्स यूज करने के लिए बोला है, बराबर। तो अगर मैं राइट्स ट्रांसफर करता हूं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई पर्टिकुलर चीज का टाइटल तुझे दे देता हूं, टाइटल देना मतलब अब ओनरशिप देना, भैया उससे रिलेटेड सारा प्रॉफिट तेरा, उससे रिलेटेड सारा लॉस तेरा, बराबर। तो अगर मैं तुझे ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं तो वो उसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। रेंटिंग ऑफ लैंड सर्विस, लीजिंग ऑफ लैंड सर्विस, ठीक है। टेनेंसी पकड़ ले सर्विस। तो लैंड एंड बिल्डिंग रिलेटेड कंस्ट्रक्शन पकड़ ले सर्विस, जो भी आएगा लैंड एंड बिल्डिंग रिलेटेड विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सर्विस एक्सेप्ट इट्स सेल, ठीक है। सेल मतलब परमानेंटली ट्रांसफर करना। अगर मैंने लैंड बेच दिया तो दैट इज ट्रीटेड टू बी एन एग्जेम्प्ट सप्लाई एज पर सेक्शन एज पर शेड्यूल 3, ठीक है। अगर मैं बिल्डिंग बेच रहा हूं, अगर मैं बिल्डिंग बेच रहा हूं तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा सब्जेक्ट टू पैरा 5 बी और शेड्यूल 2, ठीक है। अपन थोड़ी देर में नीचे देखेंगे। अदरवाइज सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग इज एग्जेम्प्ट। Next, job work. Any treatment or any process done on any particular goods will be treated as supply of service. अगर job work है तो that is treated as supply of service. work काम, ठीक है। Next, fourth, para 4. Para 4 क्या बोलता है, business asset. अब हमने शेड्यूल 1 में देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर मैं बिजनेस एसेट परमानेंटली ट्रांसफर, सेल या डिस्पोज करता हूं, ठीक है, एंड उसके ऊपर अगर मैंने आईटीसी लिया हुआ है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। अब अपन यहां देखेंगे कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा क्या सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो इसके अंदर 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या, जो मेरे बिजनेस एसेट है वो मैंने परमानेंटली सेल, ट्रांसफर या डिस्पोज कर दिए। अगर मैं परमानेंटली बेच रहा हूं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। एक तरफ से याद रखना, एनीथिंग दैट हैज बीन टेम्पररीली ट्रांसफर्ड दैट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्यों भाई, मैंने ओनरशिप नहीं दी है, मैंने तुझे फॉर टाइम बिंग यूज करने दिया है। अगर तुमको टेम्पररी ट्रांसफर दिखता है, यूज दिखता है, राइट्स दिखता है, तो ये सब इंडिकेशन किसका देता है कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। अगर तुमको परमानेंटली ट्रांसफर दिखता है, परमानेंटली सोल्ड, परमानेंटली डिस्पोज दिखता है, परमानेंट वर्ड दिखता है, तो दैट इज एन इंडिकेशन दैट इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। चल यहां पर क्या लिखा है, परमानेंटली सोल्ड, ट्रांसफर्ड और डिस्पोज, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, बराबर। नेक्स्ट, मेरे बिजनेस में एसेट था, वो एसेट मैंने क्या किया, अभी फॉर इंस्टेंस एसी, ठीक है। तो वो एसी मेरे बिजनेस से मैं मेरे घर पे लेके आ गया, मैंने उसको परमानेंटली बेचा क्या, नहीं बेचा, बराबर। वो क्या हुआ है, खाली वो ट्रांसफर हुआ है, क्यों, मेरे यूज के लिए, यूज वर्ड आया, बराबर। तो अगर मैं मेरा बिजनेस एसेट मेरे प्राइवेट यूज के लिए ले लेता हूं या मैं किसी थर्ड पर्सन को उसके पर्सनल यूज के लिए देता हूं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। और लास्ट, इफ एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, भाई मैं अभी से जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं। अगर मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं बाय वर्च्यू ऑफ सरेंडरिंग माय रजिस्ट्रेशन और बाय वर्च्यू ऑफ क्लोजिंग माय बिजनेस, इट विल बी ट्रीटेड एज, मेरे बिजनेस में जितने भी एसेट्स है, every asset is supplied in course or furtherance of business, permanently sold, transferred or disposed, therefore it will be treated as supply of goods, ठीक है। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। पहला, अगर मैं मेरा बिजनेस किसी को एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर करता हूं तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, एंड दूसरा, अगर मुझे कुछ हो जाता है और मेरा बिजनेस, मेरा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव एज अ टैक्सेबल पर्सन कंटिन्यू करता है तो उस केस में भी जीएसटी नहीं लगेगा, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, समझा, ठीक है। चल एक बार फटाफट चारों की 4 एक्टिविटी देख लेते हैं, उसके बाद नीचे की 3 देख के फिर पूरी 7 एक बार रिकैप कर लेंगे। पहला क्या है, ट्रांसफर। अगर मैं राइट्स ट्रांसफर करता हूं तो दैट विल बी टेम्पररी, तो उस केस में सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर मैं गुड्स ट्रांसफर करता हूं तो दैट विल बी परमानेंट, अगर मैं टाइटल ट्रांसफर करता हूं तो दैट विल बी परमानेंट, उस केस में सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग बात कर रहा हूं, एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट इट्स सेल। अगर मैं सेल ऑफ लैंड है तो विदाउट एनी कंडीशन दैट विल बी एग्जेम्प्ट एज पर शेड्यूल 3। अगर सेल ऑफ बिल्डिंग है तो सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 इट विल बी एग्जेम्प्ट, ठीक है। जॉब वर्क, ट्रीटमेंट या प्रोसेस, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन एनी गुड्स शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, जॉब वर्क भी बोलते हैं इसको। और लास्ट पैरा 4 में बिजनेस एसेट, बिजनेस एसेट अगर मैं परमानेंटली सेल, ट्रांसफर या डिस्पोज करता हूं इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है।
मेरा बिजनेस एसेट अगर मैं मेरे प्राइवेट यूज के लिए लेके आ जाता हूं या किसी और बंदे को देता हूं उसके प्राइवेट यूज के लिए, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, यूज वर्ड आया, ठीक है। और लास्ट, ceases to be a taxable person. If any person ceases to be a taxable person, it will be deemed that he has supplied the business asset in course of furtherance of business, and such supply will be treated as supply of goods, ठीक है। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है, ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न एंड कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, ये दोनों एक्सेप्शन में जीएसटी नहीं लगेगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पैरा 5 क्या बोलता है, पैरा 5 में 6 एक्टिविटी दी हुई है A to F, इसमें से जो भी एक्टिविटी पकड़ लो इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। सबसे पहला रेंटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अगेन लैंड और बिल्डिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड और बिल्डिंग इज ऑलवेज सर्विस। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब अगेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्यों, कंस्ट्रक्शन काम है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है मेरी, ठीक है। लेकिन अगर बिल्डिंग है और बिल्डिंग मैंने बेची, ठीक है, एंड उसका एंटायर कंसिडरेशन मुझे आफ्टर सीओसी या फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर मिलता है, वापस सुनना, अगर मैं बिल्डिंग बेचता हूं, ठीक है, और उसका जो कंसिडरेशन है वो मुझे पूरा का पूरा 100% कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर द सीओसी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, तो उस केस में वो सेल ऑफ बिल्डिंग भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Any part of consideration has been received before COC or first occupation, that will be treated as supply of service, समझा, ठीक है। नेक्स्ट आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तुम्हारा गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स हो गया, अगर मैं टेम्पररी यूज या ट्रांसफर के लिए दे रहा हूं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। परमानेंटली बेचा तो इन एनी केस इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर रिलेटेड अगर मैं कुछ भी उस पर अपग्रेड करना, इंस्टॉल करना, मॉडिफाई करना तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से, तो ऑल सच आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। और लास्ट एक्ट, एनी एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, नॉट डूइंग समथिंग, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। क्लियर एंड फाइनल इज राइट्स, any transfer of rights will be treated as supply of service। ये 6 की 6 एक्टिविटी will always be treated as supply of service, ठीक है। 6 की 6 पैरा 5 में कौन सी 6 एक्टिविटीज है, सबसे पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सेप्ट एंटायर कंसीडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर सीओसी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, अगर पूरा का पूरा 100% कंसीडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर सीओसी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, उस केस में इट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तुम्हारा गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क अगर तुम टेम्परेरी ट्रांसफर या यूज के लिए देते हो किसी को, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट आईटी सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलेशन, मॉडिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कोई भी चेंजेस करना, दैट विल ऑल ट्रीटेड विद सप्लाई ऑफ सर्विस। लास्ट एक्ट, एनी एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, नॉट डूइंग समथिंग, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। और उसके बाद राइट्स, अगर मैं राइट्स ट्रांसफर करता हूं किसी भी चीज में तो दैट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सर्विस। उसके बाद सिक्स्थ इज कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई क्या होता है ये अपन थोड़ी देर में आगे देखेंगे। अदरवाइज ये देख लो कि अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है या रेस्टोरेंट सर्विस है, इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, बरोबर। एंड लास्ट, एनीथिंग प्रोवाइडेड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई टू इट्स मेंबर्स विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। क्लियर है, वीडियो पॉज कर और एक बार इसको कॉपी कर ले, ठीक है। चल फटाफट चल देख। नेक्स्ट सप्लाई इंक्लूड्स अपन ने देख लिया, अगर वो सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो अपन ने शेड्यूल 2 में देख लिया, ठीक है। अब बारी आती है सप्लाई एक्सक्लूड्स की, एज पर सेक्शन 7(2). सप्लाई एक्सक्लूड्स मतलब कि भैया वो सप्लाई नहीं है, अगर वो सप्लाई नहीं है तो उस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा, प्राइम देंगे शेड्यूल 3, ठीक है। शेड्यूल 3 के अंदर 8 एक्टिविटीज है, इसको अपन नेगेटिव लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। 6 पहले थी, 2 अमेंडेड एक्टिविटी है। इसमें से अगर कुछ भी एक्टिविटी तुम ले, इसमें से अगर तुम कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। चल अपन ने सेक्शन 7(1) देख लिया, ठीक है। सेक्शन 7(1) बोलता है डेफिनेशन सप्लाई का, दैट मींस सप्लाई इंक्लूड्स, ठीक है। उसके बाद अपन ने देख लिया कि अगर वो सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है अंडर शेड्यूल 2, ठीक है। अभी अपन ये देखेंगे कि शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट क्या होता है। सप्लाई एक्सक्लूड्स मतलब शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट के अंदर की एक्टिविटी है तो वो सप्लाई में नहीं आएगी, अगर वो सप्लाई नहीं है तो उस पे जीएसटी भी नहीं लगेगा, ठीक है। 8 एक्टिविटी इसके अंदर, 6 ऑलरेडी थी, 2 अभी ऐड की है।
देख, पहली एक्टिविटी, एनी सप्लाई बाय एन एम्प्लॉई टू एन एम्प्लॉयर in course of employment will not be treated as supply under GST। क्यों? क्योंकि ये सैलरी में, डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में टैक्सेबल हो जाएगा। बीइंग एन एम्प्लॉय, अगर मैं एम्प्लॉयर को, मेरे एम्प्लॉयर को इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई सर्विस देता हूं तो आई एम कॉन्ट्रैक्ट बाउंड, वो बदले में मुझे सैलरी दे रहा है। देयरफॉर इट इज ट्रीटेड अंडर, इट इज टैक्सेबल अंडर डायरेक्ट टैक्सेशन एंड नॉट अंडर जीएसटी। समझा? बराबर, तीनों होनी चाहिए। कौन सर्विस दे रहा है? एम्प्लॉय। किसको दे रहा है? एम्प्लॉयर को। कब दे रहा है? इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ही वो एग्जेम्प्ट है अंडर जीएसटी। ठीक है, ये लिख लेना, अंडर जीएसटी, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल। अगर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कोई सर्विस देता है तो वो सर्विस पे जीएसटी लग जाएगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई सर्विस दे रहा है तो उस सर्विस पे भी जीएसटी लग जाएगा, इवन इफ इट इज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय इज नॉट पेइंग एनी सॉर्ट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयर। समझा? बरोबर, लॉजिक समझा दोनों के बीच का। नेक्स्ट, बाय एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और कंज्यूमर रिट्रेसल कमीशन। ठीक है, कोई भी कोर्ट, सेशन कोर्ट पकड़ ले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पकड़ ले, हाई कोर्ट पकड़ ले, सुप्रीम कोर्ट पकड़ ले, कोर्ट हो गया, ट्राइब्यूनल हो गया, कंज्यूमर रिट्रेसल हो गया, ये अगर कोई सर्विस दे रहे हैं जिसके लिए ये लोग फीस चार्ज करते हैं तो वो फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा। समझा? नेक्स्ट, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, पंचायत, लोकल अथॉरिटीज एटसेट्रा। मोदी जी अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसके लिए अगर वो कुछ चार्ज करते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय अबव मेंबर्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैपेसिटी। ड्यूटीज, मोदी जी अगर अपने प्राइम मिनिस्टर होने की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं जिसके लिए उनको अगर कुछ पैसे मिलते हैं तो उस पे भी जीएसटी नहीं लगता। समझा? बराबर, पहला पार्ट क्या बोलता है? फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय, और दूसरा बोलता है ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय। ठीक है, तीसरा है बाय एनी पर्सन एक्टिंग एज अ चेयरमैन, मेंबर और डायरेक्टर इन एनी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई बॉडी एस्टैब्लिश करती है, फॉर एग्जांपल सेबी हो गया, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डायरेक्टरी एक्ट हो गया, अगर आईआरडीए हो गया, सेबी हो गया, ये गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है, सेबी के अंदर मैं, एनी पर्सन, इफ आई एम एक्टिंग एज अ चेयरमैन और अ मेंबर, ठीक है, और अ डायरेक्टर ऑफ सेबी, एंड बदले में अगर मैं कोई फीस चार्ज करता हूं तो वो फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, डेथ रिलेटेड, डेथ रिलेटेड एनी सर्विसेज, भैया अगर जीएसटी लेना है तो ऊपर जाके लेने का, धरती पे तो तुमको जीएसटी नहीं लगेगा उस पे। क्लियर है? एनी सर्विस रिलेटेड टू डेथ विल नॉट बी अकाउंटेड अंडर जीएसटी। इसके बाद सेल ऑफ लैंड अपन ने देख लिया था, सेल ऑफ लैंड इज एग्जेम्प्ट, एंड सेल ऑफ बिल्डिंग भी एग्जेम्प्ट है। बिल्डिंग कब एग्जेम्प्ट होगी? व्हेन एंटायर कंसीडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर सीओसी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन। ठीक है, और लास्ट, एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या? एक्शनेबल क्लेम मतलब क्लेम टू एनी डेट, क्लेम टू एनी डेट अदर देन डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज, प्लेज और हाइपोथिकेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम टू एनी डेट, भैया अगर कोई उधारी है जिसपे मेरा हक है और अगर वो मैं क्लेम कर सकता हूं अदर देन सिक्योर्ड डेट, सिक्योर्ड डेट एक्शनेबल क्लेम पे नहीं आते। अनसिक्योर्ड लोन्स हो गए, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, डेटर्स हो गए, मेरे बिल्स रिसीवेबल्स हो गए, ये सारे एक्शनेबल क्लेम होते हैं। इन दीज आर ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शन इन मनी। एक्शनेबल क्लेम इज ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शन इन मनी, देयरफॉर इस पे जीएसटी नहीं लगता। बट अदर देन बेटिंग, लॉटरी एंड गैम्बलिंग, अगर बेटिंग, लॉटरी एंड गैम्बलिंग की बात हो रही है तो दैट इज ट्रीटेड एज सप्लाई एंड देयरफॉर उस पे जीएसटी लग जाएगा। समझा? एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? समझा? एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अगर बेटिंग, लॉटरी या गैम्बलिंग है तो उस पे जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अमेंडमेंट, दो अमेंडमेंट आए एंट्री नंबर 7 और एंट्री नंबर 8 में। एंट्री नंबर 7 क्या बोलता है? मर्चेंट ट्रेडिंग। मर्चेंट ट्रेडिंग मतलब अगर मैंने नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से कोई गुड्स ऑर्डर किए, ठीक है, और उसको वहीं से किसी दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में डिलीवरी करी विदाउट ब्रिंगिंग दैट गुड्स इनटू इंडिया, तो वो आउटसाइड इंडिया टू आउटसाइड इंडिया विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई इन इंडिया। समझा? तो फ्रॉम एंटिटी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एंटिटी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उस केस में वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा फॉर व्हाटएवर फीस आई एम चार्जिंग।
ठीक है। और बी सप्लाई बाय कंसाइनी टू एनी पर्सन, ठीक है, बाय एंडोर्सिंग आफ्टर गुड्स डिस्पैच फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बट बिफोर होम कंजम्पशन। बीइंग अ कंसाइनी, अगर मैं किसी थर्ड पर्सन को कोई सर्विस देता हूं, ठीक है, बाय एंडोर्सिंग एनी गुड्स, तो उस केस में उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा एंड उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एंड सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, अगर मेरे गुड्स वेयर हाउस में पड़े हैं और उसको होम कंजम्पशन में लाने से पहले अगर मैंने सप्लाई कर दी तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है, ठीक है। चल एक काम कर, एक बार फटाफट 8 की 8 एंट्रीज देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो पॉज करते हैं, तो लिख लेना, ठीक है। चल सप्लाई एक्सक्लूड शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट के अंदर 8 एक्टिविटी है। सबसे पहली बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्जम्प्ट हो जाएगा। सेकंड बाय एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, एग्जम्प्ट हो जाएगा। थर्ड में 3 पार्ट है, ए बी और सी। ए फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, लोकल अथॉरिटीज। B duties performed by the above person in their respective capacity. And C services provided by any person as a chairman, member or director in any body established by government, ठीक है। सेबी एग्जांपल, सेबी में अगर मैं एज अ चेयरपर्सन, मेंबर या डायरेक्टर कोई सर्विस देता हूं जिसके लिए मैं फीस चार्ज करता हूं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। फोर्थ विल बी डेथ रिलेटेड, एनी सर्विसेज इन रिलेशन टू डेथ विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी। फिफ्थ आता है सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग कब एग्जेम्प्ट होगा, जब उसका पूरा का पूरा कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर सीओसी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, ठीक है। सिक्स्थ एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम मतलब क्लेम टू एनी डेट अदर देन सिक्योर्ड डेट, अदर देन सिक्योर्ड डेट, अनसिक्योर्ड डेट्स हो गए, लोन्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल्स हो गए, ठीक है। ये दीज आर ऑल ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शन इन मनी, इस पे जीएसटी नहीं लगता, एक्सेप्ट बेटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी। लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज ट्रीटेड एज सप्लाई एंड उस पे जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। सेवेंथ मर्चेंट ट्रेडिंग फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर इंडिया में गुड्स नहीं आ रहे तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एंड लास्ट एथ में पहला वाला है सप्लाई फ्रॉम वेयर हाउस गुड्स बिफोर ब्रिंगिंग इट इनटू होम कंजम्पशन, अगर मैं कोई सप्लाई कर देता हूं तो उस पे जीएसटी नहीं लगता। एंड लास्ट बाय कंसाइनिंग टू एनी पर्सन बाय एंडोर्सिंग द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आफ्टर गुड्स हैज बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। वीडियो पॉज कर और एक बार इसको फटाफट लिख ले, ठीक है। चल अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई चालू करने से पहले एक बार एक क्विक ओवरव्यू ले ले, कौन कौन सी चीजें हैं जो पूरे जीएसटी में टैक्सेबल होगी और कौन कौन सी चीजें हैं जो पूरे जीएसटी में टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। एक छोटा सा एक चार्ट बना के दिया हुआ है तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए, तुमको काम आएगा, तो ये चार्ट देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। देख, अगर मैं कोई भी सप्लाई कर रहा हूँ इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड उसके लिए अगर मैं कंसिडरेशन ले रहा हूँ इंक्लूडिंग इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, ठीक है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, अगर पर्सनल पर्पस के लिए है और कंसीडरेशन है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर बिजनेस के लिए है और कंसीडरेशन है तो ऊपर टैक्सेबल हो जाएगी, बिजनेस के लिए कंसीडरेशन नहीं है तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगी एज पर शेड्यूल 1, ठीक है। फिर शेड्यूल 1 एक्टिविटी है डीम्ड सप्लाई है, बराबर, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। 4 एक्टिविटीज। टोबैको अपन ने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था, टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्को ड्रग्स, इसके ऊपर जीएसटी एज वेल एज एक्साइज दोनों लगता है, तो ये भी जीएसटी में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। बेटिंग, लॉटरी एंड गैम्बलिंग अपन ने अभी देखा था, बेटिंग, लॉटरी एंड गैम्बलिंग एक्शनेबल क्लेम में आता है, बराबर, लेकिन ये एक्शनेबल क्लेम की तरह नेगेटिव लिस्ट में नहीं एग्जम्प्ट होगा, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट यूज्ड और कन्वर्जन ऑफ मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। कल अपन ने देखा था फॉरेन एक्सचेंज वाला, अगर मैं कोई सर्विस देता हूं, ठीक है, तुझे पैसे चाहिए, तुझे डॉलर चाहिए, मैंने इंडियन करेंसी है मेरे पास, अगर मैं तुझे इंडियन करेंसी देकर तुझसे डॉलर लेता हूं एंड अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा फीस चार्ज करता हूं तो वो एक्स्ट्रा फीस पे जीएसटी लग जाएगा। इंडियन करेंसी टू डॉलर, डॉलर टू इंडियन करेंसी पे जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज मेयरली ट्रांजैक्शन इन मनी, ठीक है। टेनेंसी प्रीमियम, अगर तुमको क्वेश्चन में टेनेंसी प्रीमियम दिखता है तो उसको टैक्सेबल करके आ जाना, टेनेंसी प्रीमियम इज ऑलवेज टैक्सेबल, पगड़ी सिस्टम के लिए ये काम आएगा। लिकर लाइसेंस बाय एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट लिकर लाइसेंस दे रहा है तो उस पे टैक्सेबिलिटी नहीं आती, वो जीएसटी में नहीं आएगा, लेकिन अगर अदर देन गवर्नमेंट कोई और लिकर लाइसेंस प्रोवाइड करता है तो उस पे जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट आर्टवर्क्स बाय गैलरीज टू बायर, ठीक है, मैं पेंटर हूं, अगर मैं अपनी पेंटिंग गैलरी को देता हूं तो उस पे जीएसटी नहीं लगता, क्यों, भले ही वो बिजनेस है लेकिन कोई कंसीडरेशन नहीं है, गैलरी मुझे पैसा देगा क्या, नहीं, पैसा कब मिलेगा, जब वो पेंटिंग गैलरी आगे बेचेगा,
तो अगर गैलरी मेरा पेंटिंग आगे अपने बायर को बेचता है तो उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर मैं मेरा पेंटिंग गैलरी को देता हूं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। समझा? तो ये सारी चीजें हैं जिस पे जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी किस किस पे नहीं लगेगा, तो सबसे पहले शेड्यूल 3 में जो 8 एक्टिविटीज अपन ने देखी थी उस पे जीएसटी नहीं लगने वाला। एक्सपोर्ट्स पे जीएसटी नहीं लगता, नील रेटेड है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। आरसीएम रिवर्स चार्ज में अगर मैं कोई सेल कर रहा हूं तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। मेगा एग्जेम्पशन में अगर कोई गुड्स या सर्विस कवर्ड है तो उसकी सप्लाई पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 243G एंड 243W। 243G एंड 243W क्या बोलता है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट इज एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, मेगा एग्जेम्पशन में कवर्ड है ये, जब मेगा एग्जेम्पशन वाला चैप्टर करेंगे तब उसमें देखेंगे। नेक्स्ट मनी एंड सिक्योरिटीज, अगर मैं मियरली मनी एंड सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। इंडियन करेंसी देकर फॉरेन करेंसी लेना या फॉरेन करेंसी देके इंडियन करेंसी लेना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन इन मनी। ठीक है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता। लिकर लाइसेंस बाय गवर्नमेंट उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। पेट्रोलियम, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन पे एट प्रेजेंट जीएसटी नहीं लग रहा। ठीक है, 8वां वाला आपने देख लिया, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेयंस बिटवीन रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, मेरा एक ब्रांच मुंबई में है, दूसरा ब्रांच अहमदाबाद में है। अगर मुंबई ब्रांच से अहमदाबाद ब्रांच में अगर मेरा गुड्स या पैसेंजर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो वो रिलेटेड पार्टी टू रिलेटेड पार्टी हो गया एंड इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स है। ठीक है, तो उस केस में भी जीएसटी नहीं लगना। और नेक्स्ट इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स। छोटे छोटे जो फिक्स्ड एसेट के पार्ट्स होते हैं ना, रिग्स हो गया, टूल्स हो गया, स्पेयर्स हो गया, डाइज हो गई, मोल्ड्स हो गए, इन सब का अगर मैं मूवमेंट करता हूं इंटरस्टेट मूवमेंट, तो वो मूवमेंट पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है? एक काम कर, फटाफट एक चार्ट बना ले। आई सजेस्ट इसको तो लिख ही लेना, अगर तुमने आगे के कुछ लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई सजेस्ट इसको तो तुम एटलीस्ट लिख लेना। ठीक है, फटाफट एक बार इसको उतार ले वीडियो पॉज करके। चल इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट एक बार देख लेते हैं, तुम्हारा चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चैप्टर कवर हो जाएगा पूरा। देख, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई ऑलमोस्ट सेम है विद माइन्यूट एक्सेप्शंस एंड डिफरेंस। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई देख लेते हैं एक बार। कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या? वेयर टू और मोर सप्लाईज आर सप्लाइड टुगेदर, ठीक है, नेचुरली बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बरोबर, पहला क्या है? टू और मोर सप्लाईज, दूसरा सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, तीसरा नेचुरली बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। टू और मोर सप्लाईज में एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा और दूसरा एंसिलरी सप्लाईज होंगे। ठीक है, एंसिलरी सप्लाईज मतलब क्या और प्रिंसिपल सप्लाई मतलब क्या? प्रिंसिपल सप्लाई मतलब वो सप्लाई जो मेजर पार्ट कवर करता है या जो प्राइम फोकस है। फॉर इंस्टेंस रूम। ठीक है, मैं होटल में जाता हूं, मैं होटल में एक रूम बुक करता हूं, मैंने रूम बुक किया, ठीक है, इसीलिए मुझे ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिला। तो यहां पर दो सर्विसेज आ गई, पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड दूसरा रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस। ठीक है, मुझे ब्रेकफास्ट क्यों कॉम्प्लीमेंट्री मिला? क्योंकि मैंने रूम बुक किया था। अगर मैं रूम बुक नहीं करता तो मुझे ब्रेकफास्ट मिलता क्या? नहीं। तो रूम क्या हो जाएगा मेरा? रेंटिंग ऑफ रूम विल बी प्रिंसिपल सप्लाई। समझा? तो उस केस में जीएसटी रेट कौन सा लगेगा? जो प्रिंसिपल सप्लाई पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई क्या है? टू और मोर सप्लाईज सप्लाइड टुगेदर naturally bundled in ordinary course of business. One is principal supply and others are ancillary supplies. GST rate as applicable on principal supply. Clear है? मिक्स्ड सप्लाई में पहला पॉइंट टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई सेम है एज कंपेयर टू कंपोजिट सप्लाई। दूसरा सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, ये भी सेम है। ठीक है, यहां पे डिफरेंस है, ये दो पॉइंट में डिफरेंस है। ये वाला वाज नेचुरली बंडल्ड, ठीक है, रूम लिया और मेरे को ब्रेकफास्ट मिला। ये ऑर्डिनरी कोर्स में ऐसा हर होटल में होता है, तो वो नेचुरली बंडल्ड है। आर्टिफिशियली बंडल्ड मतलब मैंने जबरदस्ती उसको साथ में बेचा है। फॉर इंस्टेंस शैम्पू एंड कंडीशनर, मैं शैम्पू अलग से बेच सकता हूं, मैं कंडीशनर अलग से बेच सकता हूं, लेकिन दिवाली धमाका भाई ऑफर निकाला, मैंने शैम्पू और कंडीशनर को साथ में बेच रहा हूं जबरदस्ती, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल बंडलिंग। बराबर, तो अगर आर्टिफिशियल बंडल है तो उस केस में इवन दैट इज नॉट ट्रीटेड एज इन कोर्स ऑफ बिजनेस, दस तो वो क्या माना जाएगा? दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई विच अट्रैक्ट्स हाईएस्ट टैक्स रेट। फॉर एग्जांपल, अगर
अगर शैम्पू का टैक्स रेट इज 18% एंड कंडीशनर का टैक्स रेट इज 5%, तो टोटल वैल्यू पे 18% जीएसटी लग जाएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर शैम्पू का टैक्स रेट इज 5% एंड कंडीशनर का टैक्स रेट इज 18%, तो टोटल वैल्यू पे 18% जीएसटी लग जाएगा। समझा? ठीक है, पक्का जीएसटी रेट ऑन एंटायर वैल्यू विल बी हाईएस्ट टैक्स रेट। क्लियर है? बरोबर। अभी देख कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चैप्टर में अपन ने क्या क्या देखा। सबसे पहले अपन ने देखा सेक्शन 7.1 के अंदर सप्लाई इंक्लूड में 3 पार्ट देखा था, बेसिक, इंपोर्टेशन एंड शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के अंदर 4 एक्टिविटी देखी थी, बिजनेस एसेट, रिलेटेड पार्टी, एजेंट प्रिंसिपल एंड इंपोर्टेशन। ठीक है, उसके बाद अपन ने शेड्यूल 2 देखा था। शेड्यूल 2 के अंदर 7 एक्टिविटीज थी, ट्रांसफर था, लैंड एंड बिल्डिंग रिलेटेड था, जॉब वर्क या ट्रीटमेंट या प्रोसेस था, बिजनेस एसेट था, ऑलवेज सर्विसेज था, कंपोजिट सप्लाई था एंड लास्ट वाज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीवाई टू मेंबर्स था। ठीक है, फिर अपन ने शेड्यूल 3 देखा था। शेड्यूल 3 के अंदर 8 एक्टिविटीज थी, 6 नॉर्मल थी, 2 अमेंडेड थी। 8 एक्टिविटीज में पहली थी बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा बाय कोर्ट ट्राइब्यूनल या कंज्यूमर रिट्रेसल कमीशन। ठीक है, तीसरा बाय फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मेंबर्स, ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय मेंबर्स एंड बाय एनी पर्सन एक्टिंग एज अ चेयरमैन मेंबर्स इन एनी बॉडी कॉर्पोरेटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, चौथा डेथ रिलेटेड था, पांचवा लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग था, छठा एक्शनेबल क्लेम था अदर देन बेटिंग लॉटरी एंड गैम्बलिंग। बेटिंग लॉटरी एंड गैम्बलिंग विल बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी। ठीक है, 7th अपन ने देखा था मर्चेंट ट्रेडिंग था, बाय फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी था, और 8th अपन ने जो देखा था दैट वाज बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन। ठीक है, ये शेड्यूल 3 हो गया था। शेड्यूल 3 के बाद अपन ने एक चार्ट देखा था जहां पर बताया था कौन कौन सी सर्विसेज है, कौन कौन सी सप्लाई टैक्सेबल है और कौन कौन सी सप्लाई एग्जम्प्ट है। ठीक है, एंड लास्ट अपन ने अभी देखा मिक्स्ड सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई पे जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो पूरी वैल्यू पे टैक्स रेट लग जाएगा। मिक्स्ड सप्लाई में जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो एंटायर वैल्यू पे टैक्स रेट लग जाएगा। ठीक है, चलो गाइस, आदियोस। एक बार वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलो बाय।